एक्सपोजर लॉ स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन तो कल दिया था, किसने किया नहीं। देखो ऐसा है कि एक ब्लॉक है विच इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुली एंड पुली सपोर्टेड बाय ए सिंगल रोप, राइट। पुली के एक तरफ रस्सी का लेंथ कितना है 600 मिलीमीटर और दूसरी तरफ कितना लेंथ है 900 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर? और ब्लॉक का वेट कितना 10 किलो न्यूटन और पूछा है कि ब्लॉक कितना नीचे जाएगा। डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ द लोड। डिफ्लेक्शन इन द सेंस वो ब्लॉक किधर मूव करेगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे चला जाएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज देखो इफ यू सी द क्वेश्चन, मैंने रस्सी का यंग्स मॉडुलस दिया है, रस्सी का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफाइन करके दिया है। इसका मतलब रस्सी पर अगर लोड अप्लाई करोगे तो रस्सी का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? रस्सी का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द रीजन ये जो लोड है वो क्या करेगा, नीचे डिफ्लेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, अभी इसको कैसे करें ये बताओ। हाउ शैल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बोलो। देखो यहाँ देखो, द फर्स्ट स्टेप इन दिस केस इज दैट कि रस्सी कितना लंबा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि रस्सी पे स्ट्रेस कितना है, राइट। बिकॉज स्ट्रेस, यस देखो स्ट्रेस आएगा, राइट, स्ट्रेन डेवलप होगा उसमें। तो अगर मुझे स्ट्रेन निकालना है तो मुझे सबसे पहले स्ट्रेस डिफाइन करना पड़ेगा। बिकॉज इस रस्सी का अगर चेंज इन लेंथ हमको निकालना है, चेंज इन लेंथ वाला एक्सप्रेशन कहाँ पर मिलेगा हमको? स्ट्रेन में मिलेगा, बिकॉज स्ट्रेन में ही चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ वाला ये टर्म आता है। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। एक बार ये याद करो कि यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो फॉर्मूला है वो क्या है? y इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन में से हमको डेल एल मिल जाएगा, लेकिन हमको स्ट्रेस भी चाहिए होगा, तो हम सबसे पहले स्ट्रेस निकालते हैं। स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, हर एक रस्सी पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। कैन यू टेल मी कितना फोर्स लग रहा है हर एक रस्सी पे? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द रोप? इट इज़ 5 किलो न्यूटन। पता है कैसे? चेहरा देख के तो लग नहीं रहा। कैसे? कैन यू टेल मी कैसे? बोल बोल। सर टोटल मास 10 है तो रस्सी पे 5 किलो न्यूटन लगेगा। देखो ऐसा है, पुली है, ये नीचे का जो पुल है ना, एक टेंशन होगा, दिस इज टी एंड दिस इज टी, दिस इज व्हाट, दिस इज 10 किलो न्यूटन, राइट। तो टी का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा? 10 किलो न्यूटन, राइट। तो ब्लॉक पे ऊपर जितना टी लगेगा पुली पे भी नीचे उतना ही टी लगेगा। तो पुली पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है? 10 किलो न्यूटन। इज दैट क्लियर? और हमको ये पता है कि यहाँ पर भी एक टेंशन टी लगेगा, यहाँ पर भी एक टेंशन टी लगेगा। दोनों में टेंशन टी मैंने इसलिए सेम रखा बिकॉज रस्सी एक ही है, इट इज सेम रोप, राइट। सो दैट इज द रीजन हमने टेंशन टी दोनों में सेम रखा। पुली मासलेस है, पुली मूव नहीं कर रहा, तो पुली पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स 0 होगा, मतलब ऊपर का फोर्सेस विल कैंसिल आउट नीचे के फोर्सेस। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस टी इज इक्वल टू व्हाट? 10 किलो न्यूटन। एंड टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 किलो न्यूटन। इसको मैं W/2 लिखता हूँ, ठीक है ना। इसको अगर मैं W लिखूंगा तो इसको मैं कितना लिख दूंगा? W/2। मैं अभी वैल्यूज पुट नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? तो हर एक रस्सी में फोर्स कितना लग रहा है? W/2। इज दैट क्लियर? एक बात को समझो, इवन दो इट इज नॉट मेंशन्ड, तुमको पता है कि हर एक रस्सी के पास कोई मास नहीं है। द रोप इज मासलेस। अगर रोप मासलेस है तो रस्सी की हर जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या होगा? सेम। हर जगह पर स्ट्रेस क्या होगा? सेम। इज दैट क्लियर? पक्का? क्योंकि हमेशा हर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस सेम नहीं होता, इस पर्टिकुलर केस में है। यहाँ से मैंने तुमको समझाया था, एक रॉड है, रॉड के एक एंड को पकड़ के हमने आगे खींच दिया और तब मैंने समझाया था देखो इस सेक्शन में जो टेंशन डेवलप होगा और लास्ट वाले सेक्शन में जो टेंशन डेवलप होगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। याद है? और टेंशन अलग अलग होगा मतलब उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ये आइडिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाके हम इसी आइडिया पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने का सबसे पहला स्टेप तुम्हारे दिमाग में जो चलना चाहिए वो ये चलना चाहिए, क्या इस रस्सी के हर पॉइंट पे स्ट्रेस सेम होगा या नहीं। समझ में आया? इज दैट क्लियर? क्योंकि जब तुम del L by L करोगे ना
डेल एल बाई एल, और ऊपर क्या लिखोगे, स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया। अगर फोर्स अलग अलग है तो अलग अलग सेगमेंट में, अगर स्ट्रेस अलग अलग है तो अलग अलग सेगमेंट का एक्सटेंशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मैं आऊँगा इन सब चीज़ों में, फिलहाल इसमें ज़्यादा डीप में घुसते नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये हमारा पहला रस्सी है, राइट। इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं A1 बोलता हूँ, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को A2 बोलता हूँ। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस if I say what is the stress developed in the first case, that is equal to W by 2 divided by A1, right, force by area। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, that is W by 2 times of A1। and what is the stress developed in the second case? The stress developed in the second case is W by 2 times of A2। हमने स्ट्रेस निकाल लिया, स्ट्रिंग 1 का स्ट्रेस एंड स्ट्रिंग 2 का स्ट्रेस, राइट। अच्छा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रिंग 1। मैंने ना तुमको बोला था रॉड में जो फोर्स लगता है दैट इज ऑफ द फॉर्म F इक्वल टू KX, where X is the change in length of the spring। इसी फॉर्मूला को भी मैं रॉड में भी लगा दूंगा, कंपेयर किया था, राइट। इसमें हम कैसे लगाएंगे, F इज इक्वल टू K के जगह हम लोग लिख देंगे AY बाई L, कराया था, और X के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, डेल L, दैट इज चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, कुछ नहीं है, ये जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है ना, y इक्वल टू F बाई A डेल L बाई L, यही है ये चीज़। बस मेरे को F इक्वल टू KX आसानी से याद रहता है, इसलिए मैं डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, यहीं से आया ये, करके देखो, ठीक है ना। सो इन दिस केस आपको डेल L चाहिए, तो डेल L का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखना, F इंटू L डिवाइडेड बाई व्हाट, A1। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज डेल L1, मतलब स्ट्रिंग 1 में कितना एक्सटेंशन आया होगा। फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, W बाई 2। एक्चुअल लेंथ में L1 लिख देता हूँ, बिकॉज दोनों का लेंथ क्या अलग अलग, इसका L1 बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, L2। बात समझ में आया? ओके, डिवाइडेड बाई A इंटू वाई लिख दिया। अच्छा, क्रॉस सेक्शन दोनों का अलग अलग है, पहले वाले का क्रॉस सेक्शन हमने क्या मान के रखा है, A1, तो हमने A1 इंटू वाई लिख दिया। वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, रस्सी तो एक ही है ना, वाई तो मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो वाई का वैल्यू अलग नहीं होगा। तो पहले वाले रस्सी के लेंथ में इतना चेंज आएगा, डेल L1। इज दैट क्लियर? सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमको डेल L2 बताना है तो क्या आएगा, W बाई 2, एक्चुअल लेंथ कितना हो गया L2 डिवाइडेड बाई व्हाट, A2 इंटू वाई। इज दैट क्लियर? बात को समझो। तो पहले वाला जो स्ट्रिंग है उसमें लेंथ का चेंज कितना है, डेल L1। दूसरे वाला जो स्ट्रिंग है उसमें लेंथ का चेंज कितना है, लेंथ इंक्रीज कितना हुआ, डेल L2, राइट। तो ये जो तुमको रस्सी दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये रस्सी, इस रस्सी के टोटल लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आया, डेल L1 प्लस डेल L2, राइट। सो मैं इसको कहाँ लिखूँ, ये तो लिखा है क्या, चलो ठीक है, कोई नहीं। टोटल इंक्रीमेंट कैन आई राइट इट एज डेल L1 प्लस डेल L2, राइट। पहले वाले में, लेफ्ट वाले में डेल L1 का इंक्रीमेंट आया, राइट वाले में डेल L2 का इंक्रीमेंट आया। इंक्रीमेंट होने के कारण पुली कितना नीचे उतरेगा, पुली जितना नीचे उतरेगा ब्लॉक भी उतना ही डिस्टेंस नीचे उतरेगा। कैन यू टेल मी कितना नीचे उतरेगा? किया ये प्रॉब्लम NLM में करते थे हम लोग, कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने के लिए। कैन एनीवन टेल मी? कम ऑन, जस्ट इमेजिन, देखो जस्ट इमेजिन, ये है, कुछ देर के बाद पुली यहाँ पहुँच गया, इज दैट क्लियर? कुछ देर के बाद पुली फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँच गया, ये डिस्टेंस कितना होगा, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x। तो इस तरफ रस्सी का लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल x। एक्चुअली एक लेवल पे नहीं है, हाँ। अच्छा, मैं तुमको एक काम करता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ, लेट अस से ऐसा है, कुछ देर के बाद पुली यहाँ पहुँच गया, तो पुली कितना डिस्टेंस नीचे उतरा, x। तो ये लेंथ भी कितना हो गया x, ये लेंथ भी कितना हो गया x। तो रस्सी के लेंथ में इंक्रीमेंट कितना आया, 2x का।
रस्सी के लेंथ में अगर इंक्रीमेंट आया तो कितना इंक्रीमेंट आया, 2x का। अगर 2x का इंक्रीमेंट आता है तो पुली कितना नीचे जाता है, जितना रस्सी के लेंथ में इंक्रीमेंट आया उसका आधा, उसका। तो यहाँ पर टोटल रस्सी के लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आया, डेल L1 प्लस डेल L2, तो पुली कितना नीचे जाएगा, उसका आधा, डेल L1 प्लस डेल L2 डिवाइडेड बाई व्हाट, 2। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, डिफ्लेक्शन, वो हम क्या लिखेंगे, डेल L1 प्लस डेल L2 डिवाइडेड बाई व्हाट, 2। सो पुली जितना डिस्टेंस नीचे जाएगा ब्लॉक भी उतना ही डिस्टेंस नीचे जाएगा। कोई डाउट? ये वाला एग्जांपल समझ में आया? देखो पुली अगर x डिस्टेंस नीचे आता है, इस तरफ रस्सी का लेंथ कितना से इंक्रीज हो जाएगा, x, इस तरफ रस्सी का लेंथ x इंक्रीज। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। सो इफ आई सी द ओवरऑल इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द रोप, x कितना हो जाएगा, 2x। तो ट्वाइस x का अगर इंक्रीमेंट आएगा, पुली विल गो डाउन बाय व्हाट, x। डेल L1 प्लस डेल L2 मिला के डेल L1 प्लस डेल L2 का अगर इंक्रीमेंट आएगा तो पुली कितना नीचे जाएगा, उसका आधा, डेल L1 प्लस डेल L2 डिवाइडेड बाई 2। याद रहेगा? तो जब TCA लिखोगे ना, ये वाला एग्जाम्पल साइड में एक्सप्लेनेशन लिख के रखना, ताकि बाद में जाके देखोगे ना तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। ध्यान से सुनो, मैंने जस्ट नाउ जो प्रॉब्लम सिखाया था उसमें रस्सी की हर जगह पर W/2 फोर्स ही लग रहा है, हर जगह पर W/2 फोर्स लग रहा है। तो हर जगह का जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो भी क्या होगा, सेम। दैट इज द रीज़न कि हमने जब ये फॉर्मूला यूज़ किया, ऊपर स्ट्रेस लिख दिया W/2 डिवाइडेड बाई एरिया, और स्ट्रेन में क्या लिखा, डेल L/L लिख दिया, पूरा L लिखा, डेल L/L। ये L क्या, पूरा रस्सी का लेंथ है। पूरा L क्यों लिख पाए, बिकॉज L उस लेंथ के, उस रस्सी के हर जगह पर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो क्या डेवलप हुआ, सेम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन देखो, बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता। एक रॉड है L लेंथ का, उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका खुद का सेल्फ वेट W है और वो हैंग कर रहा है, तो अपने ही वेट के कारण वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? Because of its self weight, the rod will experience some increment in length. तो कितना लंबा हो जाएगा वो निकालना। Is that clear? कितना लंबा हो जाएगा मतलब find out the change in length of the rod. Del L का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, Del L. Is that clear? अभी बहुत लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, लोग गलती क्या करते वो दिखा रहा हूँ। चेंज इन लेंथ चाहिए, फोर्स क्या लग रहा है, W। तो यंग्स मॉडुलस क्या लिखेंगे, फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल L बाय L, दैट इज Y इक्वल टू W बाय A, डेल L ऊपर क्या हो जाएगा, L। ये लिख देंगे। इधर सुनो, इधर इधर इधर। अरे ये जो है ना, ये पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि जब तुमने W/A लिखा है, W/A ये स्ट्रेस है, फोर्स बाय एरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हर एक क्रॉस सेक्शन पे यही फोर्स लग रहा है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या हर एक क्रॉस सेक्शन में यही फोर्स लग रहा है? यानी तुम्हें जो लेंथ L लिखा है, ये तो तुमने पूरा लेंथ पकड़ लिया। मैं दिखाता हूँ कैसे। लेट अस सी कि बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर, कितना डिस्टेंस ऊपर, x, इस जगह पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालते हैं, चलेगा? समझ में आया? तो किस टुकड़े का FBD बनाए, अगर मुझे इस जगह पर टेंशन निकालना है, इस नीचे वाले रॉड का FBD बना, तब हमको क्लियरली पता चलेगा कि इस जगह पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। डायग्राम देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है। मैंने दोनों बनाया ताकि तुमको एग्जैक्टली पता चले कि क्रॉस सेक्शन में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली ये नीचे वाला टुकड़ा किधर जाना चाहता है, नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले टुकड़े ने नीचे वाले टुकड़े के इस क्रॉस सेक्शन में फोर्स किधर लगाया होगा, ऊपर की तरफ।
टेंशन टी। इस रस्सी का लेंथ हमने x मान के रखा, तो इस रस्सी का मास कितना होगा, ये इस रस्सी का वेट कितना होगा। हमको पता है कि L लेंथ का वेट W होता है, L लेंथ का वेट W होता है, तो यूनिट लेंथ का वेट कितना होगा, W/L। तो x लेंथ का वेट कितना होगा। हर बार ऐसे नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा नेक्स्ट टाइम से। वेट पर यूनिट लेंथ इज W/L, तो x लेंथ का कितना होगा, W/L इंटू एक्स। तो इसका नीचे डायरेक्शन में जो ये वेट लग रहा है दैट इज W/L इंटू एक्स। इज दैट क्लियर? एंड ऑल ऑफ यू विल एग्री कि ये जो रॉड का टुकड़ा है या एज ए होल पूरा रॉड इक्विलिब्रियम में मूव नहीं कर रहा। मूव कर रहा है क्या? अगर मूव नहीं कर रहा तो रॉड के ऊपर जो फोर्स लगा है और रॉड के नीचे जो फोर्स लगेगा दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशंस लिखूँ तो मैं ये लिख पाऊंगा कि T का जो वैल्यू है, यहाँ पर T का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू व्हाट, W/L इंटू एक्स। कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? कैमरा में नहीं, इधर कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पर टेंशन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये जो टेंशन है दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स बदलेगा तो टेंशन का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। बात समझ में आया? कैन यू टेल मी इस रॉड में सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पर होगा, कौन से लेवल पे होगा? बॉटम में टेंशन 0 होगा। बॉटम मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। एक्स का वैल्यू 0 होगा मतलब इस लेवल पे टेंशन क्या होगा, 0। अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ टेंशन एट दिस पॉइंट, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू L हो जाएगा और टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है ना। यह जो टेंशन T लग रहा होगा इस पूरे रॉड के वेट को सपोर्ट कर रहा है और T का वैल्यू क्या हो जाएगा, W। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि सबसे टॉप क्रॉस सेक्शन में टेंशन का वैल्यू W है एंड एज वी कम डाउन अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड द वैल्यू ऑफ द टेंशन T विल कीप ऑन डिक्रीजिंग 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 and at the bottommost point the tension will be equal to 0. Do you agree with this? If so, हर एक क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस अलग होगा, स्ट्रेस अलग होगा तो स्ट्रेन अलग होगा, स्ट्रेन अलग होगा तो हर एक क्रॉस सेक्शन का जो इंक्रीमेंट आएगा वो भी अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है? हर एक क्रॉस सेक्शन का जो इंक्रीमेंट आएगा वो भी अलग अलग आएगा। इस टॉप क्रॉस सेक्शन में जितना इंक्रीमेंट आएगा और बॉटम क्रॉस सेक्शन में जो इंक्रीमेंट आएगा दोनों एकदम, बॉटम में तो कुछ इंक्रीमेंट आएगा ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ इट्स बिकॉज हर एक क्रॉस सेक्शन का इंक्रीमेंट अलग अलग है और अभी अगर मेरे को पूरे रॉड के लेंथ में टोटल कितना इंक्रीमेंट आया ये निकालना है तो डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका ही नहीं है तुम्हारे पास। हमको अगर टोटल इंक्रीमेंट निकालना है तो हर एक सेक्शन के, हर एक क्रॉस सेक्शन में जो छोटा सा इंक्रीमेंट आएगा उसको निकालना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलेगा, टोटल इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द रॉड। बात समझ में आया? ध्यान से देखो यहाँ पर इस गलत तरीके में हमने जो W/A लिखा है ना, ये वाला स्ट्रेस इस पूरे रॉड में सिर्फ एक ही जगह पर है। ये जो W/A स्ट्रेस हमने यहाँ पर लिख के रखा है, this stress is only at one point of the, that is at the topmost point. बात समझ में आया? Is that clear? अगर इसके पिछले वाले प्रॉब्लम जो हमने किया था, रस्सी के हर एक पॉइंट में फोर्स किया था सेम, रस्सी के हर एक पॉइंट में स्ट्रेस किया था सेम, तो हमको डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर पा रहे थे। यहाँ पर हम वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। Is that clear? तो ऐसे प्रॉब्लम को करे तो करे कैसे? Is that clear? ध्यान से देख। ऑल ऑफ यू विल एग्री कि सर देखो अपने यहाँ पर जो टेंशन लिखा है ना, थोड़ा ऊपर जाओगे तो टेंशन बदल जाए और थोड़ा ऊपर जाओगे तो टेंशन बदल जाएगा। देखो यहाँ पर T लगा है, मैं इस वाले पिक्चर का फिर से, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना इसका डायग्राम बना, इसका यहाँ पर T लगा है तो इसमें भी T लगा होगा। डू यू एग्री विद दिस? एंड एज वी मूव अप द वैल्यू ऑफ T विल चेंज। इस T का वैल्यू कितना है, W/X/L। डू यू एग्री विद दिस? And if you move up, the value of tension will decrease. Sorry, will increase. But अगर मैं बहुत ही कम डिस्टेंस ऊपर जाता हूँ, कितना डिस्टेंस, dx डिस्टेंस। Now this dx length is such a small length, infinitesimally small length,
कि इतने छोटे लेंथ के मूवमेंट से टेंशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि dx लेंथ में हर जगह पर टेंशन कौन सा लग रहा है, Wx/L ही लग रहा है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? मैंने ये मान लिया कि ओके फाइन, सबको समझ में आता है कि हर क्रॉस सेक्शन पे टेंशन टी का वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर मैं dx लेंथ ऊपर जाता हूँ, dx इतना ही छोटा लेंथ है, इनफाइनिटली स्मॉल है कि t के वेरिएशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि पूरे dx लेंथ में यही टेंशन लग रहा है। कितना टेंशन? Wx/L। डू एग्री विद दिस? कम ऑन। अगर ऐसा है, अगर ये dx लेंथ में ये t लग रहा है and that's because this t is constant over this dx, तो इस dx लेंथ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा। जो dx लेंथ है वो थोड़ा सा लंबा होगा नहीं होगा? कम ऑन। तो मैंने माना कि इस dx लेंथ में छोटा सा इंक्रीमेंट आया, वेरी स्मॉल सा इंक्रीमेंट। दिख रहा है ग्रीन वाला? कितना इंक्रीमेंट आया? मैंने बोला dy का इंक्रीमेंट आया। जैसे कि एक्चुअल लेंथ l होता है, उसमें इंक्रीमेंट del l होता है। मैंने इस बार बोला भाई एक्चुअल लेंथ dx है, एक्चुअल लेंथ ही क्या है? dx है, और उस dx लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आया वो थोड़ा सा लंबा हो गया और उसका वैल्यू कितना हो गया? dy। और अगर मैं dx को ही अपना एक्चुअल लेंथ मान लूं, ओरिजिनल लेंथ, तो dx के हर जगह पर टेंशन क्या लग रहा है? सेम। तो मेरे को कोई लोड नहीं है फॉर्मूला यूज करने में, y वाला फॉर्मूला यूज करने में, क्योंकि हमने एक्चुअल लेंथ को ही क्या मान लिया है? dx मान लिया। इज दैट क्लियर? सर हाँ। सर आपने तो बोला था रॉड इक्विलिब्रियम में इसके लिए दैट टी एन इक्वल है, तो अभी तो रॉड का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0। तो वो तो खींचने के बाद एक टाइम आएगा ना, वो रुक जाएगा और खींचेगा नहीं ना। इंक्रीमेंट एक पर्टिकुलर लिमिट तक आएगा, उसके बाद तो इंक्रीज और नहीं होगा। उसके बाद तब का कहानी है, जब वो लंबा हो रहा है तब के बारे में नहीं बात कर रहा मैं, कुछ इंक्रीमेंट आ चुका होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अभी क्या करेंगे हम, अब फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे del L का, और इसका फॉर्मूला को यूज करने का सिंपल, व्हाट इज द वे ऑफ टू रिमेंबर? F इक्वल टू kx। अभी इसी रिलेशन को और एक बार यूज करते हैं, ध्यान देना। मैंने लिखा F इक्वल टू kx, x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। फोर्स क्या होगा? फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इन दिस केस टेंशन t लग रहा है, और t का वैल्यू कितना? Wx/L। सुनने हो ना तुम लोग? तो t की जगह हमने क्या लिख दिया? Wx/L। k कितना होगा? Ay/L लिखते थे हम लोग। L, व्हाट इज दिस L? जिस रॉड के लेंथ के इंक्रीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तो हमारा जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या है? dx है। तो Ay/L की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? dx लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? Ay/L में जो L होता था वो रॉड का लेंथ होता था। अभी हमने रॉड किसको मान के रखा है? छोटा सा पतला सा dx लेंथ को मान के रखा, तो हमने Ay/dx लिख के रखा। इज दैट क्लियर? और x क्या होता था? चेंज इन लेंथ ऑफ द टुकड़ा। यहाँ पर टुकड़ा क्या है? dx, उसमें चेंज कितना है? dy। तो हम यहाँ पर क्या लिख के रखेंगे? इंटू dy। इस तरीके से करेंगे। तो अभी अगर हमको रॉड के लेंथ पे टोटल चेंज निकालना है तो मुझे ऐसे dy को क्या करना पड़ेगा? जोड़ते जाना पड़ेगा। तो dy will have to be integrated, dy ऐड करते 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 हमको टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड पता चलेगा। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करते हैं? dy को एक तरफ आइसोलेट करेंगे, dy को हमने इस तरफ रख दिया, इधर क्या है? Wx/L। यहाँ पर क्या आ जाएगा? dx डिवाइडेड बाई व्हाट? ay। अभी अगर मुझे टोटल चेंज इन लेंथ चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy, राइट? और यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। लेट अस से दिस इज 0 टू del L, राइट? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? del L। और यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखो, दैट इज Way कैपिटल L एंड x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? देखो x कहाँ से चालू हुआ था? x बॉटम से चालू हुआ था, और हम स्ट्रेन कैलकुलेट करते 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 कहाँ तक जाएंगे? ऊपर तक जाएंगे। तो x का लोअर लिमिट कितना होगा? 0, एंड अपर लिमिट कितना हो जाएगा? L। तो x का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L, x इंटू डी एक्स इज व्हाट? x²/2। लिमिट्स पुट करोगे तो कितना आएगा? L²/2। सो L² चला गया, और हमको वैल्यू कितना मिलेगा? WL डिवाइडेड बाई व्हाट? 2a।
देखो यहाँ पर हमको आंसर WL//2AY मिला है और गलत तरीके से करके आंसर कितना आता है WL/AY। ये तुमको समझ में आया ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो W फोर्स लग रहा है वो हर जगह नहीं लग रहा, सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट में लग रहा है। यहाँ पर हर जगह फोर्स का वैल्यू क्या अलग अलग, तो स्ट्रेस भी अलग अलग, तो स्ट्रेन भी अलग अलग, तो चेंज इन लेंथ भी अलग अलग। तो टोटल चेंज इन लेंथ निकालने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, इंटीग्रेट करके निकालो। इज दैट क्लियर? पॉज।